पाकिस्तान क्रिकेट टीम किस मुल्क की टीम है? पाकिस्तान की टीम है ना। हमारे ही लोग हैं जो टीम में जाके खेलते हैं, हमारे ही लोग हैं जो इनको सेलेक्ट करते हैं, जो क्रिकेट बोर्ड चलाते हैं। यानी हम सारे पाकिस्तानी हैं। ये पाकिस्तान की टीम है, पाकिस्तान के लड़के खेलते हैं। तो कहीं ना कहीं जो कुछ भी हो रहा है पाकिस्तान टीम के अंदर, ज्यादती हो रही है, गलत सिलेक्शंस हो रही हैं, जो भी कुछ हो रहा है वो हम कर रहे हैं। पाकिस्तानी। पहले तो हम इसको एडमिट कर लेते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम को आप एक मिनट के लिए साइड पे रख दो। एज ए नेशन, आप, मैं, हम सब, हमारे इर्द गिर्द, हमारे दोस्त यार, हमारे जानने वाले एक चीज पे बहुत ज्यादा डिपेंड करते हैं। उस चीज को कहते हैं विशेस एंड होप्स, ख्वाहिशात और उम्मीदें। जबकि अगर कोई क्रिकेट टीम कामयाब है, मिसाल के तौर पे कल आपने इंडिया को देखा, आपने उस दिन न्यूजीलैंड को देखा, जो टीमें अच्छी हैं वो विशेस एंड होप्स पे नहीं चलती, वो एक प्रोसेस बनाती हैं और उस प्रोसेस के अंदर जो भी खलल पैदा करने की कोशिश करे उसको साइड पे कर दिया जाता है। जो रुकावट उस कोशिश के अंदर आए, उस प्रोसेस के अंदर आए, उसको साइड लाइन कर दिया जाता है ताकि हम ठीक डायरेक्शन में आगे जाते रहें। अब अगर आपने पाकिस्तान क्रिकेट टीम में कोई चीजें ठीक करनी है, उसका तरीकाकार क्या होगा कि आप डिजर्विंग बच्चों को चांस दें, लेकिन फिर आपको उन डिजर्विंग बच्चों के साथ स्टिक रहना पड़ेगा। अच्छा, डिजर्विंग बच्चों को खिलाने की शर्त यह है कि आपने ठीक बच्चे सेलेक्ट किए हों। अब मिसाल के तौर पे पाकिस्तान ने बांग्लादेश का स्क्वाड अनाउंस किया, ये आपके सामने स्क्वाड मौजूद है। इनमें से 2-3 यंगस्टर्स के ऊपर बहुत ज्यादा बात हो रही है। पहले नंबर पे गाजी गौरी विकेट कीपर हैं। कोई भी मेंटली रेडी नहीं था कि गाजी गौरी पाकिस्तान टीम में एकदम से आ गया, क्योंकि लोग इंतजार कर रहे थे हसीबुल्ला का, और वो पाकिस्तान से डेब्यू कर चुका है। वनडे का डेब्यू हसीबुल्ला पाकिस्तान से कर चुका है। लोग इंतजार कर रहे थे रुहेल नजीर का, जिसको आप 2021 से पाकिस्तान टीम के साथ ट्रेवल करवा रहे हैं और अभी तक आपने उसको डेब्यू नहीं कराया। ऐसा कैसे हो सकता है कि इन दोनों बच्चों को काट के एकदम हसीबुल्ला और रुहेल नजीर की जगह गाजी गौरी आ जाता है? और गाजी गौरी लिस्ट ए में 20 की एवरेज और 79 का स्ट्राइक रेट है। आप स्ट्राइक रेट को साइड पे रख दो, हम लिस्ट ए की बात कर रहे हैं, यानी 50 ओवर्स की बात कर रहे हैं। अगर आप हसीबुल्ला को देखो तो हसीबुल्ला की 45 की एवरेज है, 45 की एवरेज, और उस बच्चे ने 9 100 लगाए हुए हैं लिस्ट ए में। एक ऐसा बच्चा गाजी गौरी जिसका लिस्ट ए में एक भी 100 नहीं है, उसकी एवरेज 20 की है, वो हसीबुल्ला के ऊपर कैसे आ सकता है? अच्छा, रुहेल नजीर जो हमारा दूसरा विकेट कीपर है, उसकी लिस्ट ए में 33 की एवरेज है, उसके भी 200 हैं। यानी अगर आप रुहेल नजीर को भी सिलेक्ट कर लेते ना, वो भी चलो एक सेंस बनाता, लेकिन गाजी गौरी कैसे आ गया? इस वीडियो में हम सिर्फ गाजी गौरी की बात नहीं करेंगे। मैंने इन तमाम बच्चों के ऊपर कल रात को बैठ के डिटेल में रिसर्च की है। जब पाकिस्तान ने स्क्वाड अनाउंस किया था बांग्लादेश का, पहला सेमीफाइनल था उस दिन, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका का। बिल्कुल सेमीफाइनल शुरू होने से घंटा 1.5 घंटा पहले हमें वीडियो करनी पड़ गई, तो वो एक जल्दी जल्दी में वीडियो थी। मैं इंतजार कर रहा था कि दूसरा सेमीफाइनल खत्म हो जाए, उसके बाद मुझे 2-3 घंटे चाहिए, बिकॉज मैं इन लोगों के दिमाग के अंदर जाके समझना चाहता हूं, आकिब जावेद के दिमाग के अंदर जाके मैं समझना चाहता हूं कि इन्होंने ये सिलेक्शंस क्यों की हैं। यानी गाजी गौरी हसीबुल्ला के ऊपर कैसे आ गया, साद मसूद कैसे आ गया पाकिस्तान टीम में, जबकि आपके पास नीचे मेहरान, मुमताज, सुफियान, मुकीम कब से अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। मैं बायस्ड एनालिसिस नहीं करूंगा, जो अच्छी परफॉर्मेंसेस मुझे इन बच्चों की नजर आई हैं मैंने वो भी निकाल के रखी हैं, और जो बुरी परफॉर्मेंसेस हैं वो तो हमारे पास ऑलरेडी होती हैं। यानी अगर मैं एनालिसिस करूंगा तो दोनों पार्टियों का पॉइंट ऑफ व्यू मैंने देखना है। मैं सिर्फ अपना ओपिनियन नहीं दूंगा
क्या पता इस वीडियो के आखिर में आप और मैं गलत साबित हो जाएं और आकिब जावेद साहब ठीक साबित हो जाएं। वो बाय द वे मिसबा को भी इन्होंने शामिल कर लिया सिलेक्शन कमेटी में, सरफराज भी सिलेक्शन कमेटी में आ गए हैं, असद शफीक और आकिब जावेद पहले से ही सिलेक्शन कमेटी में मौजूद हैं। ये वही लोग हैं मिसबा वगैरह। मतलब अगर आप और मैं बात करते हैं कि 21 से प्लेयर्स वही हैं, बाबर, शहीन, शदाब, नसीम, तो लोग भी तो नीचे वही हैं मिसबा वगैरह। कभी ये कोच बन के आ जाते हैं, कभी ये सिलेक्टर बन के आ जाते हैं। तो अभी आएंगे इन सब के ऊपर भी। सबसे पहले गाजी गौरी की बात करते हैं। गाजी गौरी का फर्स्ट क्लास का रिकॉर्ड ना थोड़ा सा बेहतर है। फर्स्ट क्लास में यानी रेड बॉल में उसने 26 मैच खेले हैं, 1600 उसके रन हैं, 1692, 41 की एवरेज है और 300 है। और अनफॉर्चुनेटली फर्स्ट क्लास के रिकॉर्ड के ऊपर उसको वनडे में सिलेक्ट कर लिया गया। अब मैं आपको कुछ बताऊंगा गाजी गौरी के बारे में। सो गाजी गौरी आप सब जानते हैं, ये नेशनल टी20 आपका कल से शुरू हो रहा है। नेशनल टी20 से पहले इसका क्वालिफाई राउंड भी हुआ है। उसमें एक टीम थी कराची ब्लूज। कराची ब्लू का कप्तान था गाजी गौरी और इसने अपनी टीम को क्वालिफाई करवाया। टी20 क्वालिफायर में एक यंगस्टर जो पाकिस्तान अंडर 19 की प्रोडक्ट है, उसने अपनी टीम को क्वालिफाई कराया एज ए कैप्टन। बच्चा हमारा है। अच्छी बात भी बताऊंगा, बुरी बात भी बताऊंगा। अच्छी परफॉर्मेंस भी हाईलाइट करूंगा, बुरी परफॉर्मेंस भी हाईलाइट करूंगा। बच्चा हमारा है, ठीक है, ये आपने याद रखना है। अच्छा, अब जब मैं गाजी गौरी के ऊपर रिसर्च करता हूं ना, तो मुझे जो उसने अच्छी चीजें की हैं, जो अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं, वो सारी तकरीबन फर्स्ट क्लास की ही हैं। वो लिस्ट ए की नहीं है। मैं आपको रिमाइंड करवा देता हूं। गाजी गौरी पाकिस्तान का जो स्क्वाड था राइजिंग स्टार एशिया कप जो आप जीते हो, उस टीम का मेंबर था। इसने कराची ब्लू की टीम को लीड किया क्वालिफाई राउंड में। अब कराची ब्लू की टीम टूर्नामेंट खेल रही है, ये उसके भी कप्तान है। अब यहीं पे रुक जाते हैं। अगर गाजी गौरी कराची ब्लू का कप्तान है, तो फिर वो पाकिस्तान टीम में क्यों सिलेक्ट हो गया? यानी अब तो वो पाकिस्तान टीम के साथ चला जाएगा, तो फिर कराची ब्लू को लीड कौन करेगा? मैं आपको इनका विजन समझाना चाह रहा हूं। अगर एक बच्चा आपने मेन टूर्नामेंट का कप्तान बरकरार रखा है, तो फिर आप उसको नेशनल टीम में कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं? क्योंकि वो तो फिर बांग्लादेश चला जाएगा, फिर वापस आके दोबारा ज्वाइन करेगा, फिर टीम का कॉम्बिनेशन खराब होगा। अच्छा, उसके बाद फर्स्ट क्लास प्रेसिडेंट ट्रॉफी ग्रेड 1 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट था गाजी गौरी। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट होना ग्रेड 1 डोमेस्टिक में कोई छोटी बात नहीं है। 531 रन गाजी गौरी ने बनाए और 21 कैच पकड़े एज ए विकेट कीपर। अब अगेन प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, प्रेसिडेंट ट्रॉफी ग्रेड 1, रेड बॉल, इसका लिस्ट ए से कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, इसी टूर्नामेंट में, क्योंकि मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं ना कि ऐसी क्या चीज हमने मिस की है जो आकिब जावेद को पता थी। इसी टूर्नामेंट में गाजी गौरी ने तीसरी इनिंग्स में एक बड़ी शानदार सेंचुरी की थी, जिसमें उसका 112 का स्ट्राइक रेट था, 3 छक्के और 14 चौके। तीसरी इनिंग्स में एक 100 करना मुश्किल होता है, रेड बॉल, और आप 3 छक्के 14 चौके लगा रहे हैं। शायद ये चीज आकिब जावेद साहब ने देख ली है, लेकिन अगेन ये थी रेड बॉल, इसका वाइट बॉल से कोई ताल्लुक नहीं है। उसके बाद नेशनल टी20 क्वालिफायर, जिसमें ये कराची ब्लू की कप्तानी कर रहे थे, इन्होंने एक मैच में आखिरी बॉल पे चौका मार के अपनी टीम को मैच भी जितवाया था। तो ये मैं आपको आइडेंटिफाई कर रहा हूं ताकि आपको पता हो कि अगर आकिब जावेद ने सिलेक्ट किया है तो उसके पीछे लॉजिक क्या है। अच्छा, इसका कंपैरिजन हमने हसीबुल्लाह रुहेल नजीर के साथ भी करना है, फिर आपको ये सब कुछ बुरा लगना शुरू हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद इन्होंने प्रेसिडेंट कप में सिर्फ 28 की एवरेज और 75 का स्ट्राइक रेट, 115 रन किए। ये अब आप एक साइड पे रख दें और दूसरी तरफ हम हसीबुल्लाह को देख लेते हैं, जिनको काफी महीनों से कभी जलील किया जा रहा है, पाकिस्तान के कैंप में नहीं बुलाया जाता, पाकिस्तान के कैंप में फिर मीडिया के प्रेशर की वजह से बुला लेते हैं, फिर उसके बाद वनडे का डेब्यू भी करा देते हैं, फिर उसके बाद आप इसको टी20 का डेब्यू भी ऑलरेडी करा चुके हो। लिस्ट ए में यानी कि 50 ओवर की क्रिकेट में इसके 60 मैच हैं, 60 मैचेज हैं लिस्ट ए में, और 45 की एवरेज, 2441 रन, 9 सेंचुरीज और 1150।
ये रिकॉर्ड आपको चीख चीख के बताता है कि मैं गाजी गौरी से 1000 गुना बेहतर हूं। दोबारा आपको याद करवा रहा हूं, गाजी गौरी लिस्ट ए में सिर्फ 20 की एवरेज है और हसीबुल्लाह की 45 की एवरेज है। इन दोनों के ऊपर अगर आपने रुहेल नजीर को भी सिलेक्ट करना है ना, तो वो भी चलो मुझे समझ आ जाता, लेकिन नतीजा मैंने ये अखज किया है कि जितनी भी परफॉर्मेंसेज गाजी गौरी की थी वो फर्स्ट क्लास में थी, वो रेड बॉल में थी। किसी एंगल से उसका तुक नहीं बनता था कि आप उसको सेलेक्ट करें फॉर द ओडीआई सीरीज। अब मोहम्मद रिजवान आपके मेन विकेट कीपर हैं, उसने वैसे तीनों मैच खेलने और खेलने भी चाहिए यार तीनों मैच। आपका अगले साल ओडीआई वर्ल्ड कप है और आपने कितने वनडे खेलने हैं? 3 आपके ये बांग्लादेश के वनडे हैं, 3 आपके जिम्बाब्वे के अगेंस्ट मैच है, फिर वही लो रैंक टीम आ गई ना। 3 आपके मैच ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट हैं और शायद साल के आखिर में आयरलैंड आ जाए, अगेन एक और लो रैंक टीम आ गई, शायद आयरलैंड आ जाए क्योंकि वो सीरीज पेंडिंग है। फिर उसके बाद इंग्लैंड और श्रीलंका से शायद आपकी ट्राई नेशन सीरीज भी आ जाए, वो भी अभी फाइनल नहीं है। तो चुग्गे से 3-3 मैच आप खेल रहे हैं। ये आपके क्रिकेट बोर्ड की औकात नहीं है कि वो किसी के साथ 5 मैच की सीरीज लॉक कर दे ये सोच के कि अगले साल आपका ओडीआई वर्ल्ड कप है। फिर आप और मैं कहेंगे पाकिस्तान टीम ने तैयारी नहीं की। भाई पाकिस्तान के कप्तान ने तो नहीं कहा कि आप हमें जिम्बाब्वे से खिलाओ, ये क्रिकेट बोर्ड का काम है। इसके बाद अगले प्लेयर की तरफ आ जाते हैं। साद मसूद को सिलेक्ट किया गया और अगेन बच्चा हमारा है, हमने इनको बिल्कुल ही सुतेलों की तरह ट्रीट नहीं करना, लेकिन कसूर इन बच्चों का नहीं है। मतलब साद मसूद ने तो नहीं कहा मुझे सेलेक्ट करो, गाजी गौरी ने तो नहीं कहा मुझे सेलेक्ट करो, सेलेक्ट करने वालों का कसूर है। साद मसूद चैंपियंस टी20 आपका जो कप था उसमें उन्होंने 157 रन किए थे 146 के स्ट्राइक रेट से 10 मैचों में और 4 विकेटें भी ली थी। यानी 10 मैचों में 4 विकेटें, 157 रन, मतलब 146 का स्ट्राइक रेट। ये बहुत ही एक एवरेज टाइप परफॉर्मेंस है, कुछ बहुत ज्यादा जबरदस्त नहीं है ये। इससे पहले आपकी वो जो पाकिस्तान जूनियर लीग हुई थी पीजेएल, उसमें इन्होंने 70 रन किए थे टोटल और 10 विकेटें ली थी। अगली बात बड़ी खौफनाक है, साद मसूद ने आज तक एक भी फर्स्ट क्लास का मैच नहीं खेला। अच्छा, अब आप कहेंगे फुरकान अभी तो आप कह रहे थे कि गाजी गौरी के केस में लिस्ट ए का रिकॉर्ड होना चाहिए, तो क्या इसने लिस्ट ए के मैच खेले हैं? हाँ खेले हैं, सिर्फ 3, सिर्फ 3 50 ओवर के मैच खेले हैं साद मसूद ने, और इन 3 मैचों में भाई का एक भी 50 नहीं है, ऑब्वियसली एक भी 100 नहीं है। अगर हम बॉलिंग में आ जाएं तो 3 मैचों में 1 विकेट, 3 मैचों में 1 विकेट है लिस्ट ए में, और उसको पाकिस्तान की वनडे टीम में सेलेक्ट किया गया। अल्लाह की कसम ऐसा जिम्बाब्वे भी नहीं करेगी। ये ज्यादतियां नीदरलैंड्स में भी नहीं होती, ये ज्यादतियां नबीबिया भी नहीं करेगी, ऐसी सिलेक्शंस युगांडा भी नहीं करेगी जो हम कर रहे हैं। 92 का वर्ल्ड कप हमने जीता हुआ है, 2009 का टी20 वर्ल्ड कप हमने जीता हुआ है, टेस्ट मैच हमने जीती हुई है, चैंपियंस ट्रॉफी हमने जीती हुई है, और हम 3 लिस्ट ए के मैच 1 विकेट, टोटल 57 रन को सेलेक्ट कर रहे हैं पाकिस्तान की वनडे की टीम के लिए। अच्छा, आप कहेंगे कि यार मुझे बताओ कि किसको इसकी जगह होना चाहिए था। अगर आपने एक बॉलिंग ऑलराउंडर लेके जाना था जो थोड़ी बहुत बैटिंग भी करे, तो मेहरान मुमताज को मैं इसके मुकाबले में खड़ा करता हूँ। 28 उसने फर्स्ट क्लास के मैच खेले हुए हैं, 28 फर्स्ट क्लास मैचों में 91 विकेटें हैं उसकी, और वहां पे साद के कितने फर्स्ट क्लास के मैच हैं? कोई भी नहीं। लिस्ट ए में आ जाते हैं, लिस्ट ए में मेहरान मुमताज के 48 मैचेस हैं जिसमें उसने 54 आउट किए हुए हैं। अगर हम बैटिंग में देख लेते हैं, फर्स्ट क्लास में वहां पे उसने 600 रन किए हुए हैं और लिस्ट ए में 300 रन किए हुए हैं, और फर्स्ट क्लास में मेहरान मुमताज का एक 100 भी है। यानी अगर आपने कोई बच्चा ट्राई करना था तो आपके पास मेहरान मुमताज का एक बहुत बड़ा सैंपल साइज मौजूद था, और आपने पाकिस्तान सुपर लीग में भी इसको काफी ज्यादा देखा है पेशावर जल्मी की तरफ से।
वो तो खैर ज़ल्मी ने भी उसको खुल के पूरा चांस नहीं दिया। अगर आपने एक दूसरी ऑप्शन देखनी थी कि एक जेन्युइन स्पिनर आपने लेके जाना है, तो सुफियान मुकीम दूसरा नाम था। अब एक और प्लेयर यहां पे मैं मेंशन करता हूं, साद बेग। साद बेग भी पाकिस्तान अंडर 19 की प्रोडक्ट है और विकेट कीपर है। साद बेग ने कायदे आजम ट्रॉफी के आखिरी सीजन में 1000 रन किए थे एंड ही वाज द बेस्ट विकेट कीपर ऑफ द टूर्नामेंट। बेस्ट विकेट कीपर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड उनको मिला। 32 डिसमिसल उन्होंने किए और उसके ऊपर गाजी गौरी पाकिस्तान टीम में सेलेक्ट हो जाता है। ठीक है, इसके बाद साद बेग ने हनीफ मोहम्मद ट्रॉफी के 5 मैचों में 474 रन किए, जिसमें 2 सेंचुरीज भी शामिल थी। ये सितंबर में, और उसके ऊपर गाजी गौरी सेलेक्ट हो गया। प्रेसिडेंट कप में लिस्ट ए की बात कर रहा हूं, 8 मैचों में 311 रन स्कोर करता है साद बेग, 38 की एवरेज, 38, 90 का स्ट्राइक रेट, और गाजी गौरी सेलेक्ट हो जाता है। एक और प्लेयर आपको बता देता हूं, मुबस्सिर खान। इनका भी आप काफी अरसे से नाम सुन रहे हैं। इस सीजन में 342 रन और 25 विकेटें उसने ली हैं 5 मैचों में। 5 मैचों में हनीफ मोहम्मद ट्रॉफी में 342 रन और 25 विकेटें, और उसके ऊपर साद मसूद सिलेक्ट हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। कायदे आजम ट्रॉफी के 5 मैचों में फिर 190 रन और 10 विकेटें। ठीक है, साद मसूद सिलेक्ट हो गया। इसके बाद अगले प्लेयर की बात करते हैं, अरफात मिन्हास। आप सबको ही पता है अरफात मिन्हास का, कोई नया नाम नहीं है आप सबके लिए। ये 322 रन करते हैं अरफात मिन्हास प्रेसिडेंट ट्रॉफी में, और 4 विकेटें भी लेते हैं। ये टोटल 7 मैचों की हम बात कर रहे हैं। इसके बाद वो कायदे आजम ट्रॉफी में 362 रन करते हैं 60 की एवरेज से, जिसमें इनका मेडन 100 भी शामिल है। हनीफ मोहम्मद ट्रॉफी में 202 रन करते हैं और 10 विकेटें भी लेते हैं, लेकिन सेलेक्ट कौन हो जाता है? साद मसूद। अब एक और नाम जो आप बहुत उससे वाकिफ हो, क्योंकि थोड़ी तेज क्रिकेट खेलते हैं, जाने जाते हैं तेज क्रिकेट के लिए, अब्दुल समद। इनका भी नाम है। अच्छा, अब्दुल समद ने कभी ना कभी तो पाकिस्तान टीम में आना ही आना था, क्योंकि एक अच्छा पोटेंशियल है। अब्दुल समद वर्सेस इरफान खान नियाजी, ये तकरीबन मुझे सेम तरह के प्लेयर्स दिखते हैं, क्योंकि दोनों काइंड ऑफ मिडिल ऑर्डर में सेम रोल अदा कर सकते हैं। और नियाजी को थोड़ा सा अजीब है कि वो थोड़ी बहुत बॉलिंग कर लेता है। पहले डेब्यू किसने किया था पाकिस्तान से? 9 वनडे इंटरनेशनल इरफान खान नियाजी पाकिस्तान से खेल चुका है, और अब आपने अब्दुल समद को सिलेक्ट कर लिया, जिसने अभी तक पाकिस्तान से डेब्यू नहीं किया। और अगर हम अब्दुल समद का लिस्ट ए का भी रिकॉर्ड देखें, तो लिस्ट ए में उनके 32 मैच हैं, 992 रन हैं, और 35 की एवरेज है, 80 का स्ट्राइक रेट है। अगर आप इरफान खान नियाजी का रिकॉर्ड देखें, 39 मैचेस, 771 रन, 27 की एवरेज और 94 का स्ट्राइक रेट। ये तकरीबन एक ही तरह के प्लेयर्स हैं दोनों। लेकिन अगर आपने किसी को पहले डेब्यू करवा दी है, तो क्या बेहतर ये नहीं है कि आप उसको ही लेके चलें? अब मिसाल के तौर पे हसीबुल्ला ने पहले पाकिस्तान से डेब्यू किया, अब वो मंजर में भी नहीं है। सुफियान मुकीम ने पहले पाकिस्तान से डेब्यू किया, अब वो मंजर में भी नहीं है। इरफान खान न्यासी ने पहले पाकिस्तान से डेब्यू किया, अब वो मंजर में भी नहीं है। हसन नवाज, जनरेशनल टैलेंट, पाकिस्तान से पहले डेब्यू किया, वो अब ना जिम्बाब्वे के अगेंस्ट खेलता है, ना वो बांग्लादेश जाएगा। ऐसा कौन सा गुनाह हो गया है हमारे हसन नवाज से? क्योंकि प्लेयर अच्छा था, प्लेयर अच्छा था। अब हमारी आवाम बड़ी गंदी है। मुझे मैसेजेस आते हैं लाइव में कि हसन नवाज ने पाकिस्तान शहीन से क्या कर दिया, हमें दिखाओ। क्या बात है यार, पहले आप बच्चों का कॉन्फिडेंस बिल्कुल हिला दें, उनको मेंटली बर्बाद कर दें। कोच कहे कि डोमेस्टिक खेलनी है, कप्तान कहे कि उसका बेबी हुआ है इसलिए हमने रिलीज किया है। शहीन, आप भी रिस्पॉन्सिबल हो, आप कप्तान हो ना। आपकी कप्तानी में ये इतने नॉन डिजर्विंग लड़के कैसे सिलेक्ट हो गए? वो शहीन की मीटिंग हुई थी ना पीसीबी चेयरमैन के साथ, बिल्कुल अलहदगी में, उसमें शहीन ने ये चीजें हाईलाइट क्यों नहीं की? फिर आपने ये भी सुना कि माइक हेसन अपनी ही चलाता है, माइक हेसन अपनी पसंद के लड़के सेलेक्ट करवाता है। T20 वर्ल्ड कप के बाद
पाकिस्तान के सीनियर प्लेयर्स ना खुश हैं माइक हेसन से, तो ये टीम किसकी है? अगर शहीन कप्तान है तो उसने ये टीम कैसे अप्रूव कर दी? और अगर शहीन के अप्रूवल के बगैर टीम अनाउंस हुई है तो शहीन कप्तान क्यों है? यानी वीक कप्तान आपके पास आते जा रहे हैं और आप यहाँ पे फजूल में वर्ल्ड कप के ख्वाब देखते जा रहे हैं। वहां बांग्लादेश ने भी अपना स्क्वाड अनाउंस कर दिया है, ये आपके सामने अब बांग्लादेश का स्क्वाड है। अगर पाकिस्तान वनडे सीरीज जीत गया बांग्लादेश से तो मैं सरप्राइज होऊंगा। और ये कोई आपकी वर्ल्ड कप की तैयारियों वाली सीरीज नहीं है भाई साहब। वर्ल्ड कप ये सर पे आ गया, अगले साल वर्ल्ड कप है। आपके लिए हर सीरीज इंपॉर्टेंट है। आपके वनडे टूर पे, ये बांग्लादेश के टूर पे बाबर आजम को भी होना चाहिए था। मोहम्मद रिजवान टीम में है, अच्छी बात है। अगर बाबर आजम टीम में नहीं है तो हमें जवाब चाहिए। एज पाकिस्तान क्रिकेट फैंस हमें जवाब चाहिए कि वो क्यों नहीं है टीम में, क्योंकि ये उसका बेस्ट फॉर्मेट है। T20 में वो नहीं बनता, लेकिन मैं फॉर्मेट्स को मिक्स नहीं करता आकिब जावेद की तरह। मिसबा भी आ गए हैं सिलेक्शन कमेटी में, अब मैं इन लोगों की तरह फॉर्मेट्स को मिक्स नहीं करता। अगर तो बाबर आजम नहीं है पाकिस्तान टीम में तो हमें जवाब चाहिए कि वो क्यों नहीं है। अब उनका नेशनल T20 के स्क्वाड्स में नाम नहीं आया, लेकिन ये स्क्वाड पहले ही फाइनल हो गए थे। अब यही खबरें आ रही हैं कि बाबर आजम नेशनल T20 खेलेंगे। अब बाबर नेशनल T20 अगर खेलेगा तो इसका मतलब है कि वो T20 में कंटिन्यू करना चाहता है। तो दरमियान में जो उसको ब्रेक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने दी है कि वो जरा रिलैक्स होके थोड़ा टाइम गुजारे, अपनी क्रिकेट को एनालाइज करे, वो नहीं कर पाएगा। वो अगर तो इसलिए ड्रॉप किया गया क्योंकि वो एक टूर्नामेंट खेल रहा होगा और टूर्नामेंट में उसकी टीम उससे तवक्को करेगी कि वो उनके लिए मैच जीते, तो उसको वो एक मी टाइम तो वहां पे भी नहीं मिलेगा। तो पता नहीं है हमें कि अगर बाबर ड्रॉप हुआ है तो क्यों ड्रॉप हुआ है। अगर उसने सिर्फ रेस्ट मांगी है, वो भी हमारा हक है जानने का। क्लैरिटी नहीं है। जिस बात से मैंने वीडियो शुरू की, विशेस एंड होप्स, इसके ऊपर आपकी पूरी क्रिकेट टिकी हुई है। कल देखा ना आपने इंडिया को। आई विश देम ऑल द बेस्ट, मे द बेटर टीम विन। लेकिन लग ऐसा ही रहा है कि इंडिया ये वर्ल्ड कप जीत जाएगी। और जब इंडिया वर्ल्ड कप जीत जाएगी तो पाकिस्तान में लोग कहेंगे ये फट्टे विकेटों के प्लेयर हैं, ये सीधे विकेटों के प्लेयर हैं। यार हम तो उस काबिल भी नहीं है। आप बन जाए सीधे विकेटों के प्लेयर। आपके सामने ये एक तस्वीर है, ये सेम सिचुएशन थी एमसीजी और कल मुंबई में। हालांकि ज्यादा बॉलिंग फ्रेंडली कंडीशंस कहाँ होती हैं? एमसीजी में। आप तो वहां नहीं डिफेंड कर पाए, तो ये बहानेबाजी हैं सिर्फ। ये सिर्फ बहानेबाजी हैं। जब आप कुछ अचीव नहीं ना कर पाते तो आप फिर छुपते हैं कि नहीं यार, बाकी दूसरे का तो ना बस एक तुक्का लगा हुआ है, बस देखना जब ये मुश्किल विकेटों पे आएंगे। ये मुश्किल आसान विकेटें क्या हैं यार? हम तो किसी भी तरह की विकेट के प्लेयर नहीं है यहाँ पे पाकिस्तान में। जिनको कहा जाता है कि ये रनर बॉल वाले प्लेयर हैं, किसी दिन रनर बॉल वाला मैच आ जाए तो वो प्लेयर्स रनर बॉल वाला मैच नहीं जितवा सकते। और अगर रिक्वायर्ड रन रेट 13-14 का आपने मेंटेन करना है तो वो तो वैसे ही हमारे पास प्लेयर्स नहीं है। और उस टीम को वहां तक पहुंचाने के लिए भी जो दरमियान में प्रोसेस है, उसके लिए आप गलत प्लेयर्स को सिलेक्ट कर रहे हो। गाजी गौरी हमारा बच्चा है, साद मसूद हमारा बच्चा है, इरफान खान नियाजी, अब्दुल समद, हसीबुल्ला, ये सारे हमारे बच्चे हैं। लेकिन आपने किसको टीम में कब डालना है और किसको फिलहाल नहीं डालना, कि ये भी रेडी प्रोडक्ट नहीं है, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। आई डोंट सी पाकिस्तान विनिंग दिस ओडीआई सीरीज। मुझे लगता है पाकिस्तान ये वनडे सीरीज हारेगा। और अगर पाकिस्तान वनडे सीरीज हारेगा तो मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा। यानी मेरे से कोई तवक्को ना करे कि मैं आके कहूंगा कि देखो पाकिस्तान की क्रिकेट बर्बाद हो गई, पाकिस्तान क्रिकेट का जनाजा निकल गया। मुझे तवक्को ही नहीं है कि ये जीतेंगे, क्योंकि ये टीम ही नहीं है जीतने वाली। इसमें से जो आपके सीनियर प्लेयर हैं, आप मैक्सिमम उनको डाल के बाकी अगर यंगस्टर्स को डालेंगे, आपका कॉम्बिनेशन ही नहीं बनेगा। ये आपकी टीम है ही नहीं है। आपने सिर्फ एक पैनिक बटन दबाया और पैनिक बटन का रिजल्ट आपको बांग्लादेश में दिखना है। आप बहुत लकी होंगे अगर आप बांग्लादेश में जीते। बहुत तकलीफ में हूं मैं पिछले 1-1.5 हफ्ते से। और जब दूसरी टीमें अच्छी क्रिकेट खेलती हैं, मैं जेलस नहीं हूं कि इंडिया बहुत अच्छा खेल रही है। मैं जेलस नहीं हूं, मैं उदास हूं कि यार हम भी तो डिजर्व करते हैं कि हम भी ऐसे सेलिब्रेट करें, हम भी इस टाइम खुशियां मना रहे होते। इतना तो हक है ना हमारा, हमने इतना दिया है इस टीम को।
इतना हमने डिप्रेशन बर्दाश्त किया है। कोई तो एक सीजन हमारा आए, कोई तो मतलब एक ट्रॉफी हमारी आए जिसमें हम डोमिनेट करें, हम ऐसे क्रिकेट खेलें। तो मतलब बस नहीं हो गई यार आप सब पाकिस्तान प्लेयर्स की। यार बस कर दें अब हम, अगर हमसे नहीं हो रहा हम साइड पे हट जाएं। खैर, पाकिस्तान का कैंप आज कराची में लग गया। 2 दिन का आपका कैंप है, फिर आपने कराची से ही ढाका जाना है। 11 तारीख को आपका पहला वनडे मैच है। फिलहाल मोटिवेशन नहीं है, किसी भी चीज़ की मोटिवेशन नहीं है, क्योंकि ये टीम भी बहुत फारिग है। और थ्रू आउट इस सीरीज में जिन गलत लड़कों को सेलेक्ट किया है उनकी बात होती रहेगी। गुड नाइट।